ऐसा सबक सिखाएंगे छुरी ने कि जिंदगी न बचेगी याद रखने को। पता कराओ ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड और आगे सभी रास्तों पर नाकाबंदी बढ़वा दो। क्यों रे हेल्पर, वाली ठीक रहेगी? उस्ताद जी ये ठीक नहीं कर रहे आप, बुरा फंसेंगे। अरे फट्टू, चल साइड हो। चल बैठ। उस्ताद जी मैं गलत काम नहीं कर सकता। उस्ताद जी और तू क्या है? मेरा हेल्पर, और जो उस्ताद जी बोलेगा वही तू करेगा। चल बैठ जा जल्दी। नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। 11 जून 2018 दिन के तकरीबन 3 बजे दिल्ली में खुलेआम वो गाड़ी चुराई गई थी और हैरानी की बात यह थी कि वहां मौजूद लोगों को लगा था कि कुछ गलत हुआ है, बस सभी ने उस दस्तक को नज़रअंदाज किया। वो शायद इसलिए क्योंकि उनकी खुद की कोई चीज़ नहीं चुराई गई थी, पर वो लड़के जो कर गुजरे थे उसका खामियाजा बहुत भारी था, क्योंकि इस घटना के ठीक 2 घंटे बाद ये गाड़ी एक ऐसे अपराध में इस्तेमाल होने वाली थी जिसने पूरी दिल्ली में रेड अलर्ट कर दिया था और दिल्ली के तकरीबन सभी थानों में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया था। भाई मैं तो छिक लिया, तुम लोगों ने और खाना तो खा लो। नहीं पापा, मुझे पोनी चाहिए। क्या पोनी? टट्टू मांग रही है, कितनी जिद कर रहा है, दिला दीजिए ना इसको। हाँ हाँ सोनू भाई, बेटा तू शेर का है, शौक तुझे टट्टू का है, नॉट मैचिंग। भाई कितने बताइए, ले काट ले। अरे बस क्या साहब, गोलगप्पे बेच रहा हूँ, सोना थोड़ी बेच रहा हूँ। अरे जेंटलमैन, आजकल लोग सोना कैश खरीदते हैं और चड्डी बनियान काटते हैं। ये लीजिए भैया, इसके मुंह मत लगिए, ये तो कपड़े समेत बेच के खा जाएगा। चल। तन्ने गोलगप्पे वाले के सामने मारी इंसल्ट क्यों की? चाहती क्या है तू? तेरे से छुटकारा, जेब में तेरे ठेला नहीं और बाजार में तू घुमाने के लिए लेके आया है। जीरो बैलेंस वाले कार्ड को दुनिया को दिखाता फिरता है। तेरे साथ तो आना नहीं चाहिए था। किस भूतनी वाले ने बोला मेरे खाते में जीरो है? हैं? इतने पैसे है ना कि खरीदारी करते करते छिक जाओगी। पिन तो बता के नहीं गया, कार्ड पकड़ा के चला गया। सर आरबीआई का रूल है, अगर आपका कार्ड थर्ड पार्टी इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए बैंक जिम्मेवार नहीं होता। कार्ड हमारी बीवी ने डाला था एटीएम के अंदर है। अरे 20,000 कट के खाते से, लेकिन पैसा निकला को नहीं। अरे मन्ना मेरे पैसे वापस चाहिए बस। देखिए सर, मैं चेक करके बता रही हूँ, आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ हुए हैं। अरे तू कहना क्या चाहे छोरी, हमारी बीवी झूठी है, साली बात करन लायक रही है। तमीज से बात कीजिए सर। अरे 2 टके की छोरी मन्ना तमीज सिखावेगी तू? है क्या चीज तू साली? माइंड योर लैंग्वेज सर। अरे प्रोस्टिट्यूट है साली, नाम नंबर एड्रेस बोला ना वहीं पर आके। मिस्टर उमाकांत, देखिए आप फोन रखिए। क्या हो राधिका? Why are you shouting? सर, he is abusing me. राधिका, जब भी ऐसे कॉलर लाइन पर हो, उनसे बहस करने की वजह उनका फोन होल्ड पर डाल दिया करो। इट्स अ बेटर सॉल्यूशन। रिलैक्स। टेंशन ना लो आप, ऐसा सबक सिखाएंगे छुरी ने कि जिंदगी न बचेगी याद रखने को। 10 मिनट में पहुंच रहे हैं ऑफिस के बाहर। आप जिस छुरी पे इशारा कर दोगे उसने उठा लेंगे। टेक इट इजी राधिका, मुझसे तो रोज एक ना एक कॉलर ऐसा टकराता ही है। हाँ राधिका, बेवकूफ़ों की कमी नहीं है इस दुनिया में। बेवकूफ क्रिमिनल था वो, मुझसे तो ऐसे चिल्ला के रह गया, पर पता नहीं अपनी बीवी के साथ क्या क्या करता होगा। चंदन ने क्यों लिया साथ में? अरे इसको मालूम चल गया था हम लड़की उठाने वाले हैं, तो इसको भी साथ ले आया। तो भूतनी के वहीं काट देना चाहिए था ना इसको। अरे टेंशन ना लो उस्ताद, अपना हेल्पर है, हेल्प करेगा अपनी। चल बाहर निकल।
अरे क्या जरूरत थी हमारी बात सुनने की? शिवम बेटा, आपकी मम्मा बस अभी ऑफिस से निकली है। 15 मिनट में आपके पास होंगी। ओके मम्मा, बट आज मेरे लिए क्या ला रहे हो? शिवम, राधिका कुछ भी मत लाना, अभी अभी इसको खिलौने दिला के लाया हूँ। अच्छा बेटा, राधिका बाय बाय। पापा से भी और मम्मी से भी। हेलो देविका, राधिका कहाँ है? निमेश, वो राधिका किडनैप हो गई है। सर, उन लोगों ने हमारी कलीग राधिका को किडनैप कर लिया। कौन लोग थे वो? सर वो सब नहीं पता, मेरे स्टाफ ने मुझे बताया उनके सबके चेहरे ढके हुए हैं। ब्लैक कलर की एसयूवी में राधिका को लेकर के आए हैं। आप में से किसी ने गाड़ी का नंबर नोट किया? हाँ सर, मैंने अपने मोबाइल से खुद वीडियो रिकॉर्ड किया। रमन, पता कराओ ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और आगे सभी रास्तों पर नाकाबंदी बढ़वा दो और दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं सब पर चेकिंग बढ़वाओ। ये गाड़ी बिना चेकिंग के निकलनी नहीं चाहिए। ओके सर। सर, राधिका का पति निमेश आया है। सर मैं निमेश, राधिका का पति। सर कुछ पता चला सर? देखिए हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए आपकी राधिका से आखिरी बार बात कब हुई थी? सर अभी थोड़ी देर पहले राधिका से बात हो रही थी सर, उसकी फ़ोन पे चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसके पास से सर फ़ोन ही नहीं मिल रहा है उसका। फिर देविका का फ़ोन आया और उसने बोला कि उसका किडनैप हो गया। सर क्या आपको किसी पर शक है? आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो ये कर सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि वो लोग कौन थे तो हमें बताइए, इससे हमें उन तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अरे प्रोसिक्यूटर, माइंड योर लैंग्वेज सर। साले नाम नंबर एड्रेस बोला भी उधर ना वहीं। ये आदमी गर्म दिमाग का तो लग रहा है, बदतमीजी भी कर रहा है, लेकिन इसे पता कैसे चला होगा कि जिससे ये बात कर रहा है वो राधिका है? सर अपने फ़ोन अटेंड करने से पहले सभी एग्जीक्यूटिव्स अपना नाम बताते हैं। हाँ सर, और जिस तरह से वो राधिका का बार बार नंबर मांग रहा था, हो सकता है शायद किसी सोर्स से उसने राधिका का पता लगा लिया हो। किस सोर्स की बात कर रही हैं? राधिका को कॉल आया 3 बजे। अब ये जो भी है उसके पास अलादीन का चिराग तो होगा नहीं कि 2 घंटे में उसने पता कर लिया कि राधिका यहाँ काम करती है, आया और किडनैप करके चला गया। एनीवेज, कॉलर की डिटेल दीजिए। हाँ नमन बोलो। सर, जिस गाड़ी में किडनैपिंग हुई उसका नंबर फेक निकला। एक्सपेक्टेड था। आगे का सीसीटीवी चेक करवाया? हाँ सर, गाड़ी ने नजफगढ़ सिग्नल क्रॉस किया था। उसके बाद वो धांसा बॉर्डर की तरफ गई थी, लेकिन बॉर्डर तक पहुंची नहीं। शायद नजफगढ़ और धांसा बॉर्डर के बीच जंगल में होगी। धांसा बॉर्डर और नजफगढ़ दोनों डायरेक्शन से पुलिस टीम जंगल में भेजो, शायद उनका जंगल में छिपने का प्लान हो। ओके सर। सर इस आदमी का नाम है उमाकांत हीर, इसके बैंक में नजफगढ़ का एड्रेस। नजफगढ़। आप से ज़्यादा छोड़ी ना रहा है। चल बैठ तावड़ा से। अरे हेल्पर की नीयत भी ठीक लग रही मुझे। साला तुझे भी काट देंगे अडल्ट डायपर की लंबी कहानी की तरह। मुझे जान दो उस्ताद जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अरे तेरी ये मुराद भी पूरी कर देंगे। इस अडल्ट डायपर की लंबी कहानी ना सुननी की तन्ने। ओए टेंशन ना ले, गाड़ी की नंबर प्लेट भी नकली है। तन्ने जिसे लंबा किया ना वो असली है। जा। साहब मानता हूँ कि गलती होगी और गुस्से में गाना बोल गया मैं छोरी ने, लेकिन गलती वह छोरी की ना है, गलती तुम्हारी बीवी की है। साहब इसने झूठ बोला था कि एटीएम से 20,000 रुपये ना निकले, लेकिन पीछे तो ये निकाल के। तो इधर बीवी पे गुस्सा उतार दिया
और वहाँ राधिका को उठा लिया? सब के बात कर रहे हो आप? मन तो मेरा भी ना है कि उसका नाम राधिका है कि रुक्मणी है। फिर खेल खत्म। ओए 15 मिनट में 100 टोपी, नल्ला समझा क्या? अरे टोपी गई तेल में। अरे सही मौके पे फोन आया जी आपका, यो समझो छोरी खत्म। बस गुल्लू, इतना गिर गया तू? मैं अभी भी बोल रहा हूँ मैडम जी को छोड़ दे। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि ये हमारे बारे में पुलिस को नहीं बताओगे। अरे ये रंग रलिया ही मना लो, पैसा न मिलता सुपारी का। ये क्या बोल रहा तू? अरे काका, गई भैंस पानी में। अरे बात क्या होगी? अरे गलत लड़की ठाली। गलत लड़की मतलब? पार्टी बोल रही है कि गलत लड़की ठाली, इसलिए अब सुपारी के पैसे ना मिलते। सर ये उमाकांत तो वहीं का वहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो ये सब करवा सकता है। इसका अंदाजा मुझे पहले से था, लेकिन राधिका के ऑफिस वालों ने उमाकांत पे शक जताया और ये शक सबसे पहले राधिका की कलीग देविका ने जताया, फिर राधिका के बॉस रितेश और बाकी स्टाफ ने भी इसको सपोर्ट की। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑफिस के अंदर से ही कोई किडनैपर्स के लिए फील्डिंग कर रहा? वो पार्टी ना, वो तेरे हरियाणा में क्या कहते हैं, अटकल पंचू समझ रही है तुझे कि लड़की उठाई है तो मारेंगे ही, और फिरौती की पैसे ना देने की चाल है। तू बता पार्टी कौन है, हम निपट लेंगे। पार्टी मेरे भरोसे की है, बोला ना छोरी गलत है। अरे छोरी गलत ना है, गलत तू कर रहा है हमारे साथ। छोरी कहाँ से गलत होगी? जिस छोरी ने तूने बोला हमने उसे उठाया। कंफ्यूजन हो गई, पार्टी ने बोली है उठाने के लिए, हमने भी उठा ली। अच्छा, और तू हमने सी बना रहा है और G4 गेम खेल रहा है हमारे साथ। यो ऊपर वाले का इशारा है, हमने गलत किया तो हमारे साथ गलत हुआ। छोरी गलत है तो उससे माफी मांग के छोड़ देते हैं उससे, फिर कुछ गलत नहीं होगा। अरे ओ हरिश्चंद्र की औलाद, जो एक नाथ तेना बहुत सच्चा लग गया है के? अरे गेम खेल रहा है हमारे साथ। ओए टोपी तो पहना दी तूने, अब 2000 वसूल दे। पापा मम्मी का है, बोलो ना पापा, मम्मा का है। शिवम बेटा, वो आपकी मम्मी ना आज किसी अपने दोस्त के साथ गई है, तो वो आज नहीं आएंगी। मम्मी की बेस्ट फ्रेंड तो आप है, मम्मी कौन से फ्रेंड के पास गई? पापा मम्मी का है, बोलो ना पापा, बोलो ना पापा। सर अभी थोड़ी देर पहले मेरे और राधिका के जॉइंट अकाउंट से 20,000 के 2 विड्रॉल हुए हैं। चलें सर पता करो कौन सी एटीएम से विड्रॉ हो। सर मुझे लगता है कि सर किडनैपर्स ने सर राधिका को धमका के उससे पिन ले लिया होगा। सर कहीं राधिका के साथ। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किडनैपर्स ने फिरौती नहीं मांगी, डायरेक्ट एटीएम से पैसे निकलवाए। ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही है। सर ये लोग हैं कौन? हो सकता है इन्हें सुपारी दी गई हो, हम इस एंगल को टटोल रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि पर्सनल एंगल हो। इसलिए आप सोच कर बताइए, क्या आपका या राधिका का आपके किसी जान पहचान से, रिश्तेदार से या किसी से भी कोई इशू रहा है कभी भी? सर राधिका का सबके साथ अच्छा रिलेशन था, समझ में नहीं आ रहा सर क्या हो रहा है। सर आंटी मुझे नहीं सुना, मुझे मम्मा चाहिए। पापा मम्मी कब तक आएगी, बोलो ना पापा। शिवम बेटा, मम्मी आ जाएंगी, आप अंदर चलो चलो। ये राधिका के कलीग देविका आपके साथ रहती है? नहीं सर, वो शिवम की वजह से यहाँ रुक गई है। सर ये विड्रॉल मधुका के एटीएम से हुआ है। सर नजफगढ़ और धांसा बॉर्डर के बीच हम लगातार सर्च कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि किडनैपर की गाड़ी गई तो गई कहाँ। वो बहादुरगढ़ की तरफ गए होंगे। मुंडका के एक एटीएम से निमेश और राधिका के जॉइंट अकाउंट से पैसे विड्रॉ हुए। तुरंत एक टीम उस डायरेक्शन में भेजो। ओके सर। काका तो छोरी में बह गया, पर मैं ना मानूंगा बिना पैसे लिए फिरौती के। अरे बोला आज घर नहीं आऊंगा, फिर क्यों भेजा खा रही है? भेजा तो तू खा रहा है मेरा। कहाँ है तू?
तुझे मालूम है सोनू आज फिर तेरे बिना खाना खाए सो गया। तूने सोनी को भूख के सोने दिया, इसलिए माँ बनाया था तैं। रहने दे रेपिस्ट, माँ नहीं, तूने मेरा रेप किया था। और तेरे इश्क में बिल्लू को मारा था, याद नहीं तन्ने? याद तू कर, सोनू के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी तूने कि आज के बाद तू कोई गलत काम नहीं करेगा। हाँ हाँ, फोन रख। मजा आ गया। अरे सुनो, ये सबका होली तो छोड़ने छोड़ दो। बावला हो गया क्या? पहले कहा छोरी उठाओ, फिर कहा छोरी गलत, अब कह रहा छोरी को जाने दो। छोरी गलत है, जो हेल्पर सही कह रहा था। ये छोरी गलत है तो सब कुछ गलती हो रहा हमारे साथ। ओए अंगुली माल, बड़ा साधु बन रहा है। पूरी फिरौती अकेले हड़पने का इरादा है क्या? अरे ठीक है ना, छोड़ो। एक छोरी गलत है, फिरौती तो ना मिलेगी ना। छोरी भागी। मैडम जी, आप यहाँ चुप जाओ, मैं उनका ध्यान रखा क्या। कपड़े तो वही हैं सर जो राधिका ने किडनैपिंग के वक्त पहने थे। शायद किडनैपर्स ने राधिका को भेजा एटीएम से पैसा निकालने के लिए। तुमने बताया कि एटीएम के बाहर गार्ड भी था, उसने राधिका को नहीं देखा और किडनैपर को आइडेंटिफाई नहीं किया? नहीं सर, लेकिन उसका विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं जब उसके पास गया तो वो सो रहा था और एटीएम के बाहर का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा। एक काम करता हूँ सर, सुबह मुंडका एटीएम के आसपास का सीसीटीवी खंगालता हूँ। किडनैपर्स की गाड़ी कहीं ना कहीं तो कैप्चर हुई होगी। लेकिन रमान, सिर्फ कपड़ों से ही कंफर्म करना मुश्किल है कि लड़की राधिका ही है। मैं खबरियों को अपडेट करता हूँ सर। अगर गैंग में कोई लड़की है तो उनको आइडिया होगा इस गैंग का। रमन, काम तो ये किसी गैंग का ही है, लेकिन ये गैंग किसी दूसरे के इशारे पर काम कर रहा है। वरना तुम खुद सोचो, कोई भी किडनैपर सिर्फ 40,000 रुपए के लिए एटीएम के सीसीटीवी में कैप्चर होने का रिस्क क्यों लेगा? जरूर ये कोई बड़ा गेम है। सर किडनैपिंग किसी गाड़ी में हुई है, इस पर फेक नंबर प्लेट है। इस गाड़ी को पर्पसली यहाँ डंप किया गया और जिस दूसरी गाड़ी से वो भागे होंगे हो सकता है उस आदमी की हो। उसे ये मारकर यहाँ फेंक गए और उसकी गाड़ी लेकर भाग गए। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस आदमी का किडनैपर्स के साथ कोई कनेक्शन हो। इस गाड़ी की चेसी से पता लगाओ कि गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। मैं निमेश से मिलता हूँ। हो सकता है उस आदमी का निमेश या उसकी वाइफ राधिका से कोई कनेक्शन हो। पापा मैं जा रही हूँ। सोन बेटा, जी पापा। सुबह सुबह कहाँ जा रही है? फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ मैं। सुमन बेटा, देखो बेटा, बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन मुझे पता है पापा, मम्मी की एफडी तुड़वानी है। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा फ्यूचर सोच के तुम्हें इसमें नॉमिनी रखा था, लेकिन बेटा भगवान ने अब ऐसी हालत कर दी है कि। आप टेंशन मत लो पापा, मैं लंच से पहले आ जाऊंगी, फिर चले जाएंगे बैंक। ठीक है बेटा, जा। ओके बाय पापा। बाय। किडनैपिंग में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उसके चेसिस नंबर से गाड़ी के ओनर का पता चला। गाड़ी किसी अमन वर्मा के नाम रजिस्टर्ड है। किडनैपिंग वाले दिन इस अमन वर्मा ने पंजाबी बाग पुलिस थाने में गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हमने अमन को उस आदमी की तस्वीर दिखाई जिसकी हमें लाश मिली थी, पर अमन का कहना है कि वो उस आदमी को नहीं जानता। जिस एरिया से इस अमन की गाड़ी चोरी हुई
वहाँ कोई सीसीटीवी? सर पंजाबी बाग पुलिस ऑलरेडी छानबीन कर चुकी है। जहाँ उसने गाड़ी खड़ी की थी वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था, पर जब वहाँ लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि 2 लड़कों को वहाँ से गाड़ी ले जाते हुए देखा गया था। लेकिन तब किसी को उन पर शक नहीं हुआ कि वो लड़के दरअसल गाड़ी चुरा कर लेकर जा रहे हैं, इसलिए किसी को उनका चेहरा भी याद नहीं है। सर, नांगलोई रनौला हाईवे के पास एक लड़की की लाश मिली है। और किडनैपिंग में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी वो मिलती है नजफगढ़ से, और एटीएम से पैसे मुंडका से विड्रॉ हुए, और अब राधिका के उन्हीं कपड़ों में अब ये लाश मिलती है नांगलोई में, जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ। नहीं रमा, ये लाश राधिका की नहीं है। इस लाश को यहाँ डंप करने के पीछे जरूर कोई और ही मकसद है। हमारा अंदाजा सही निकला, वो लाश राधिका की नहीं थी, पर हमारे इस अंदाजे को कंफर्म करने के लिए जरूरी था कि हम उस बॉडी के डीएनए को राधिका के बेटे के डीएनए से मैच करवा दें, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है। सवाल अब भी कई थे, पर जिनके जवाब मिलना आसान नहीं था। पहला सवाल, अगर वो लाश राधिका की नहीं थी तो फिर वो लड़की कौन थी जिसे मारकर उसे राधिका के कपड़े पहना दिए गए, और वो आदमी कौन था जिसकी लाश हमें किडनैपिंग में इस्तेमाल हुई गाड़ी के पास मिली। और सवाल ये भी था, क्या मुंडका के एटीएम से पैसे खुद राधिका ने ही विड्रॉ करवाए थे? क्या ये सब कुछ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? और कितना चूसेगा इसने? तेरा जीना मेरा अब तक इससे ना, तब तक जीना भरेगा जब तक तू ये नहीं कह देता। बता दे पहली वाली कौन है, हम ठा लाएंगे भाई। अरे पार्टी फोन न उठा रही मारा, भरोसा उठ गया उसका हम पे तय। और इस हेल्पर से विश्वास ना उठा। लड़की भगाई से तेरी वजह से, और तुझे जिंदा छोड़ाया। अरे तन्ने उस लंबी कहानी को मार के पहले काम बिगाड़ दिया था। अब मैं इस हेल्पर को भी वहीं जंगल में छोड़ाता मरता, ताकि पुलिस इसकी पहचान करती और हमारे पीछे पहुंच जाती। तो ये लड़की क्यों छोड़ दी भाई? ये भी तो हमारा स्केच बनवा सकती थी। अरे दिमाग खराब हो गया था हमारा, बीवी की बात तो मैं आ लिया था, इन पे तरस आ गया था मरने। अब न मिली सुपारी। हेलो, हाँ बेटा, सुमन आ गए घर? तो सुमन नाम है उसका, सुमन मेरे कब्जे में। हेलो हेलो, सुमन, सुमन बेटा, सुमन, सुमन, सुमन। अब यकीन हुआ कि सुमन मेरे पास है। हेलो हेलो, कौन हो तुम? हेलो। अलादीन, और तू मेरा चिराग। मैंने चिराग घिस दिया, अब तो मुझे 50 लाख दे दे, वरना अब रेप नहीं होगा सुमन का, मर्डर होगा। नहीं, देखो देखो, ऐसा कुछ मत करना, कुछ मत करना, मेरी बेटी को छोड़ दो। देखो, हेलो। तो अब 50 लाख तैयार रख, और पुलिस को बताया तो तेरी बेटी नहीं बचेगी, और उसका रेप का वीडियो इंटरनेट पे अपलोड हो जाएगा। हेलो हेलो, सर, गाड़ी के पास जिस आदमी की लाश मिली थी उसका नाम सुरेश मल्होत्रा है। किडनैपिंग के अगले दिन सुरेश की बीवी ने तिलक नगर थाने में इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। तिलक नगर पुलिस ने उससे बॉडी की शिनाख्त भी करवा ली है। सर, सुरेश की बीवी का कहना था कि सुरेश गाड़ी के साथ गायब था। इसका किडनैपर से कोई कनेक्शन? फिलहाल तो ऐसा कुछ पता नहीं चला सर। एक नॉर्मल सा बिजनेस क्लास आदमी था सुरेश। जरूरी है सुरेश भी किडनैपर्स का विक्टिम रहा होगा। मुंडका के आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज चेक करवाओ। इस सुरेश मल्होत्रा से गाड़ी किडनैपर्स ने वहीं कहीं आसपास से छीनी होगी। राधिका के ऑफिस से क्यों खबर? राधिका का ऑफिस में तो किसी के साथ कोई इशू नहीं था सर, पर एक बात है, ये देविका राधिका को शादी से पहले से जानती थी। दोनों साथ में पीजी में रहते थे, और ये निमेश दोनों का कॉमन फ्रेंड है। इन दोनों के बीच मुझे शुरू से कुछ गड़बड़ लग रहा है। निमेश और देविका के बीच के अफेयर का इन्वेस्टिगेशन करो, हो सकता है कुछ छुपी कहानी बाहर है। राइट सर। रे साढ़े, तुझे इसके साथ इसलिए छोड़ा था ताकि इसको बिन कपड़ों के देख के तेरे अंदर का शैतान जाग सके। काका रहम करो, बेचारी मर जाएगी। इससे तो मौत ही अच्छी है। गोयल साहब, देखिए, मैं 5 की जगह 7% इंटरेस्ट देने को तैयार हूं, पर मुझे ब्याज पर पैसे दिलवा दीजिए। कुछ हो सकता है? ओके,
ठीक है गोयल साहब। अंकल जी, आपकी चाय। और रख दो। हेलो। हेलो अंकल, सुमन का फोन नहीं लग रहा है। वो बेटा, वो सुमन ना मसूरी गई है मेडिटेशन क्लासेस के लिए, इसलिए उसका फोन कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। ओके अंकल। ओके बेटा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि लड़की का मर्डर राधिका की किडनैपिंग के अगले दिन हुआ। उसके साथ रेप भी किया गया। रेप या गैंग रेप? रेप। उसकी बॉडी पर सिर्फ एक ही आदमी का डीएनए मिला है। रमक, किडनैपर्स 3 थे, चौथा ड्राइविंग सीट पे रहा होगा, लेकिन बॉडी पर सिर्फ एक आदमी का डीएनए। नहीं, वो लड़की राधिका नहीं है, वो कोई और है। लेकिन सर, जब से हमें उस लड़की की लाश मिली है तब से कहीं से किसी ऐसी लड़की के मिसिंग होने का पता नहीं चला है जिसका कनेक्शन उस डेड बॉडी के साथ किया जाए। सर, किडनैपिंग वाली रात को मुर्गा के एटीएम के पास के एक सीसीटीवी फुटेज में सुरेश मल्होत्रा की गाड़ी कैप्चर हुई है। ये देखिए सर, गाड़ी का नंबर अलग है, शायद अलग नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन सर गाड़ी का रंग और मॉडल वही है जो सुरेश की गाड़ी का है। सुरेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसका कत्ल किडनैपिंग के 2 घंटे पहले हुआ और अमन वर्मा की गाड़ी भी 2 घंटे पहले ही चुराई। मतलब साहब है, किडनैपर्स ने पहले से प्लान कर रखा था कि जिस गाड़ी में किडनैपिंग होगी उसे डंप करके वो दूसरी गाड़ी में आगे बढ़ेंगे। काफ़ी शातिर और प्रोफेशनल किडनैपर्स लगते हैं। सर, राधिका से जुड़े किसी भी आदमी का किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर से कांटेक्ट होने की कोई लीड नहीं मिली है और निमेश और देविका के कॉल रिकॉर्ड में भी अफेयर का कोई एंगल नहीं मिल रहा है सर। लेकिन सर, राधिका के कलीग से एक बात पता लगी कि राधिका का बॉस रितेश काफ़ी रंगीन मिजाज का इंसान है। ऑफिस की कई लड़कियों के साथ उसका अफेयर होने की अटकलें भी हैं। इस रितेश का राधिका से कोई अफेयर? नो सर, राधिका के कॉल रिकॉर्ड से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन सर दोनों एक ही ऑफिस में थे, शायद कुछ हो। सर, अगर ऐसा है तो रितेश और निमेश दोनों का मोटिव बनता है, पर हम तो ये मानकर चल रहे हैं ना कि बॉडी राधिका की है ही नहीं, तो इन सारी एंगल्स को हम रूल आउट कर सकते हैं। रमन, जहाँ पे क्राइम हुआ और जितने भी एंगल हमारे सामने हैं सबको टटोलते रहेंगे और तब तक टटोलते रहेंगे जब तक कोई सिरा हाथ नहीं लगता और इस क्राइम का असली मकसद सामने नहीं आता। कहाँ गया था? घर गया था बीवी बच्चे से मिलने के लिए। हमारी बीवी कम ना है, अगर मैं ना जाता ना तो वो पहुंच जाती पुलिस स्टेशन। अच्छा, फिरौती के पैसे लेने गया था ना, घर जाके रख के आया है। देख काका और गुल्लू, तुम दोनों दोस्त हो इसलिए इतना सुन रहा हूं, समझो यार। कभी कभी गलती हो जाती है, अब आगे बढ़ लो। अरे तू भी तो आगे नहीं बढ़ रहा, बता दे कौन है सही लड़की, हम उसे ठालाएंगे, फिर तो मिलेंगे ना सुपारी के पैसे। अरे पार्टी घास ही न डाल रही, विश्वास उठ गया हमसे। मैंने तो लग रहा था कि उन्होंने किसी और से कांटेक्ट कर लिया। हेलो। पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ, अभी सिर्फ 10 लाख का इंतजाम हो पाया है। प्लीज मान जाओ, देखो इससे ज्यादा करने की हालत में नहीं हूं मैं। 2 करोड़ की तेरी कोठी है और अपनी बेटी के लिए सिर्फ 10 लाख देगा? अरे लेकिन कोठी तो गिरवी पड़ी हुई है। बस बस, अगर 2 दिन में पैसे नहीं मिले ना तो तेरी इज्जत गिरवी हो जाएगी। पहले बेटी का रेप वीडियो इंटरनेट पे मिलेगा और फिर उसकी लाश। सर, डीएनए रिपोर्ट। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। नागुली हाईवे पे हमें जिस लड़की की लाश मिली थी उसका डीएनए राधिका के बेटे से मैच नहीं करता। वो लड़की राधिका नहीं थी। मतलब हमें ये तो पता करना ही है कि राधिका कहाँ है, लेकिन अब उसके साथ साथ ये भी पता करना होगा कि जिस लड़की की लाश हमें मिली वो लड़की कौन थी। लाश पर राधिका के कपड़े थे और किडनैपिंग की रात एटीएम से जिसने पैसे निकाले थे उसके राधिका होने पे हमें पहले से ही शक था। सर, कहीं एटीएम में कैप्चर हुई लड़की वही तो नहीं जिसकी हमें लाश मिली थी? गुल्लू, तू देख ले काका जवान हो लिया। अरे काका तो बचपन से जवान है, और तू महाकमीना, पहले लड़की से पैसे निकलवाए
फिर मेरे सर पर घोड़ा रखकर मुझे एटीएम ले गया। अरे क्यों बलि का बकरा बना रहा है? लड़की के खाते में 11,20,000 है, धीरे धीरे करके निकाल लो और टंटा खत्म करो, वरना बहुत बुरे फंसेंगे। ओ भाई, ऐसे टंटा नहीं खत्म होने का। हाँ, अब अरे सोनू ने बोल दे मर गया उसका बाप। एक महीना मेरा जनाजा यहाँ हुआ। सर मैंने पिछले दिनों फाइल में मिसिंग कंप्लेंट फिर से स्कैन की, लेकिन किसी भी ऐसी लड़की का पता नहीं चला है जिसका कनेक्शन उस डेड बॉडी से हो। पर रितेश के कॉल रिकॉर्ड में एक लड़की का नंबर मिला है जो किडनैपिंग के अगले ही दिन से बंद है। किसके नाम पर रजिस्टर्ड? सुमन गिरी। ये नंबर पंजाबी बाग के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। सर सुमन मेरी फियांसे है, एक्चुअली मसूरी गई हुई है मेडिटेशन क्लास के लिए, इसलिए उसका फ़ोन बंद है। मसूरी में कहाँ? सर ये उसके फादर को पता है क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि मसूरी गई हुई है। हेलो अंकल, अब सुमन का फ़ोन नहीं लग रहा है। ओ बेटा, वो सुमन ना मसूरी गई है मेडिटेशन क्लासेस के लिए। पापा का नंबर दीजिए। 444-790। लेकिन सर आप लोग सुमन के बारे में इतना क्या पता कर रहे हैं? बहुत जल्द पता चल जाएगा। फोन लगाओ। सर फोन तो घर के अंदर ही बज रहा है। तोड़ दो। सर बॉडी पर एक्सटर्नल इंजरी का कोई मार्क नहीं है और दरवाजा भी अंदर से बंद है। सुमन का फोन राधिका के किडनैप होने के नेक्स्ट डे से बंद है और अब हमें सुमन के फादर की लाश मिलती। ये रितेश जरूर कुछ छुपा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पड़ोसियों से पता करो, शायद उन्होंने कुछ देखा। सर सर ये देखिए, अंदर ये सूटकेस मिला है और इसमें काफी पैसा रखा हुआ है। सर, इस मोबाइल में सुमन का ये वीडियो मिला है। सर ये तो बोला था कि सुमन मसूरी गई है, लेकिन सुमन के बाप के मोबाइल में ये वीडियो मिला। सर सुमन के फादर ने ही बताया था कि मसूरी गई हुई है। अब ये बताने के लिए वो तो रहे नहीं। अब तू बता कि सुमन के बाप की मौत से सुमन के इस वीडियो की असली कहानी क्या है? सर ये सब कुछ जानकर मैं खुद हैरान हूँ। ये नंबर 4443159880 इस नंबर से आता है। किसका है? मुझे नहीं पता ये किसका नंबर है और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। लेना देना कैसे नहीं है? तेरी कुंडली निकाली है हमने। तू सुमन का मंगेतर था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा राधिका से अफेयर था इसलिए तुमने सुमन को रास्ते से हटाने के लिए उसका? आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरा और राधिका से अफेयर? सर सच नहीं है। तेरा अफेयर था सिर्फ राधिका से नहीं, बाकी और बहुत सी लड़कियों से। अब तू यही सच बोलेगा या तुझे थाने लेकर चले? सर मैं सच बोल रहा हूँ कि मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं है, लेकिन हाँ सुमन को लगता था कि मेरा अफेयर देवका से है। भाई कौन है ये? अब सुमन मेरी कलीग है, उसको भी इधर ही आना था इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। तुमको इसके साथ पहले भी मैंने देखा है। सच सच बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा इसके साथ? सुमन तुम्हें गलत फहमी हो रही। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हारे साथ सगाई करता। सुमन बहुत ही शक्की है, लेकिन सर वो अचानक गायब हो गई। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि सर उसके फादर ने ही बताया था कि मसूरी गई हुई है। आरामन सर जिस नंबर से सुमन के फादर को वीडियो भेजा गया था वो नंबर अभी बंद है और वो नंबर एक फेक आईडी से लिया गया था। घर में कैसे बड़ा बैग था और सुमन की किडनैपिंग के 2 दिन बाद सुमन के रेप का वीडियो उसके फादर को भेजा जाता है। ये सब कुछ सुमन के अबडक्शन का हिंट दे रहा है। पूरे चांसेस हैं कि जिस नंबर से वीडियो भेजा गया है उसी नंबर से कोई सुमन के फादर विजेंद्र गिरी को धमका रहा होगा। उनके पड़ोसी से कुछ पता चला? हाँ सर, विजेंद्र के घर में एक मेड काम करती है। दोपहर को उसको विजेंद्र के घर से जाते हुए देखा गया था। मैं दोपहर को सब काम खत्म करके वहां से निकली थी जी, बट अंकल
अंकल जी की तबीयत ना कुछ ठीक नहीं लग रही थी। क्या हुआ था उन्हें? पता नहीं साहब, काफी दिनों से परेशान लग रहे थे। क्या हुआ अंकल जी, सब ठीक तो है ना? तुम जा अपना काम करो। लेकिन सब ठीक नहीं था साहब। सुमन मैम भी अचानक से मसूरी चली गई और अच्छा, तुम्हें बता के गई थी? नहीं साहब, ये तो अंकल जी ने बताया था जी। तुम्हारे अंकल के मोबाइल में एक वीडियो मिला हमें। ये मसूरी की कहानी सुनाने के लिए रितेश ने कहा तुम्हें? नहीं साहब, ये तो अंकल काफी दिनों से परेशान लग रहे थे। बस फोन पे किसी ना किसी से पैसे का इंतजाम करने की बात करते थे कि वीडियो के बारे में कुछ नहीं बताया साहब। हेलो सर, जिस नंबर से सुमन के फादर को सुमन के रेप का वीडियो भेजा गया था, उस नंबर से सुमन को भी कई कॉल्स हुए और किडनैपिंग के वक्त सुमन का फोन रितेश के ऑफिस एरिया में भी एक्टिव था। रितेश ने कहा था कि सुमन शक करती थी कि उसका अफेयर है देविका के साथ, लेकिन किडनैप हो गई राधिका। कहीं ऐसा तो नहीं टारगेट देविका थी और किडनैप हो गई राधिका? सर, विजयेंद्र की मेड उर्मी एकनाथ की बीवी है। सर, मैंने पता किया है कि यह हरियाणा का हिस्ट्री शीटर है। 17 साल की उम्र में इसने बिल्लू नाम के एक लड़के का मर्डर किया था। सर, फिर बाल सुधार गृह से बाहर आने के बाद यह चोरी और लूट के केस में भी अंदर जा चुका है। अनिमेश बोलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास अभी एक रैंसम कॉल आया। किडनैपर से 50 लाख की फिरौती मांगी है। कहा कि अगर तुमने पैसे नहीं पहुंचाए तो वो राधिका को मार देंगे। जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर बताओ तुरंत। जी सर। शरण, पता करो ये नंबर किसका है और कहाँ एक्टिव है, तुरंत। सर मेरे पास सर 10-11 लाख से ज्यादा नहीं है सर। कुछ भी करके राधिका को बचा लीजिए सर। निमेश, घबरा मत। किडनैपर्स जो कहें फिलहाल मानते रहो, हम देखते हैं उनसे कैसे निपटना है। अब वो हम लेंगे और तुझे मिलेगी मौत। अरे तुम सब मरोगे। मैं राधिका की फिरौती न मांग रहा था, किसी दूसरी छोरी की फिरौती मांग रहा था। कौन हो तुम? हेलो। अलादीन, और तू मेरा जिन। मैंने चिराग घिस दिया, 50 लाख रुपए लाके दे, वरना इस बार रेप नहीं मर्डर होगा सुमन का। एकनाथ को बचाने की कोशिश कर रही हो? नहीं साहब, मैं एकनाथ को बचाने की कोशिश नहीं कर रही। सर, जिस नंबर से राधिका के पति को फिरौती के लिए कॉल किया गया था, वो नंबर हरियाणा पटौदी में एक्टिव है। सब पटौदी में तो एकनाथ के बाप का भी घर है। तुम सब भी मरोगे और मन नहीं मरवाओगे। लड़की का पति आ रहा है पूरे 50 लाख लेकर। मेरी बीवी मेरी ना है, उसने मना धमकी दी थी पुलिस में जाने की। बिल्कुल भी ना भरोसा करना इसका। लड़की के पति का फोन आ रहा है। अरे मौत की घंटी है यो, उठाइए मत नहीं तो पछताओगे। सर वो लोग फोन नहीं उठा रहे। सर, किडनैपर्स फोन नहीं उठा रहे। चलो। सुमन मैडम ने बोला था। क्या कहा था? वो एक लड़की को उठवा के उसे मरवाना चाहती थी, उसके कहने पे किया हमने यो कांड। सिर्फ मारना नहीं, तड़पा तड़पा के मारना उसे। मेरे रितेश को छीनने की कोशिश की है उसने। 10 मिनट में पहुंच रहे हैं ऑफिस के बाहर। आप जिस छुरी पे इशारा कर दोगे उसने उठा लेंगे। जिसने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना है वही है लड़की। मैंने क्रीम ड्रेस वाली सुन ली, इस खातर जो है वो राधिका को उठा लिया गलती से। वो बोली कि गलत लड़की किडनैप की है, इसका कोई पैसा वैसा ना मिलेगा, सही लड़की उठाओ तो पैसा मिलेगा। एक के बाद एक किडनैपिंग तो इम्पॉसिबल थी। आप लोग भी चौकन्ने हो गए थे, इसलिए सुमन से पैसा निकलवाने के लिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। मैडम, थोड़ा टाइम और दे दो, जिसे बोलोगे उसे उठा लेंगे। बस अभी पैसा दे दो। जब काम हो जाए तब बात करना। मैंने सोच रखा था अगर उसने पैसा ना दिया तो उसके बाप पे वसूलूंगा। मैंने उसका वीडियो बनाया और मार दिया। और सुमन के बाप को, उसको भी तुमने? तो बस उससे फिरौती मांग रहा था ताकि इसको लगे कि सुमन जिंदा है और आपको लगे कि राधिका मर गई। आज तो हम फिर भी गए तुम लोगों तक। और जिम कितनी भी टेढ़ी चाल क्यों ना चले, लेकिन उसे सीधा करना हमें आता है। हमारे आसपास होने वाले अपराधों का भले ही हमसे सीधे तौर पर कोई ताल्लुक ना हो, पर किसी भी तरह की आपराधिक मानसिकता पूरे समाज के लिए खतरा होती है।
हमारे आसपास जब भी कुछ गलत घटता है वो अपनी दस्तक जरूर देता है, फिर वो चाहे किडनैपिंग में इस्तेमाल हुई गाड़ियां चुराने की घटना हो या सुमन का रितेश पे बेवजह शक करना। अगर इन सब के पीछे छुपे अपराध की दस्तक को वक्त रहते भांप लिया जाता तो राधिका इस अंजाम से बच सकती थी। और सुमन ने खुद ही अपने लिए गड्ढे खोद रखे थे और सुमन के पिता का कत्ल नहीं हुआ था, और उनका हमसे कांटेक्ट ना करना भी उनकी गलती थी। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। बहुत खिला दिया आपने। मिस्टर एंड मिसेज अरोड़ा, नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूँ। आमतौर पर लड़कियों या औरतों के ऊपर होने वाले एसिड अटैक्स की खबरें हम अखबार में पढ़ते हैं या उनके बारे में सुनते हैं, लेकिन किसी मर्द पर एसिड अटैक हुआ हो यह घटना अपने आप में बहुत रेयर है। मैंने अपने लंबे पुलिस करियर में ऐसा कोई भी केस हैंडल नहीं किया था, लेकिन जब मेरी पोस्टिंग मुंबई के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में हुई थी तब धीरज अरोड़ा पर हुए एसिड अटैक का अजीबोगरीब केस मेरे सामने आया था। चलो आईसीयू में, हरी अप। मिसेस अरोड़ा, इंस्पेक्टर राजेश जाधव, आपने फोन किया था। जी सर। कहाँ है आपके पति? सर अंदर है। आपको किसी पर कोई शक कौन कर सकता है? पता नहीं सर। कहीं ऐसा तो नहीं मिसेस अरोड़ा कि ये एसिड अटैक आप पर करना था और गलती से आपके पति पर हो गया? पता नहीं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन है, क्या, क्यों करेगा कोई ऐसा। ओके काम डाउन, आइए आप बैठिए सर, प्लीज। निका में जरा पानी आना। मैडम, आपका हाल फिलहाल में किसी के साथ कोई झगड़ा या आपकी कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एग्जैक्टली हुआ क्या ये बताइए। सर मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा की तरह रात को खाना खाने के बाद नीचे बिल्डिंग में वॉक करने गए। बाप रे स्वाति, इस तरह से नान और बटर चिकन खिला दे रहोगे ना तो कल से वॉक की जगह जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। तारीफ करना तो कोई तुमसे सीखे। चलो ठीक है, आज 20 मिनट की जगह आधा घंटा वॉक कर लेते हैं, ओके? बट प्लीज 2 मिनट बैठते हैं। धीरज प्लीज कम। तुम भी ना। बस 2 मिनट प्लीज। मिस्टर एंड मिसेज अरोड़ा, लीजिए पानी लीजिए। सर काश वो एसिड अटैक धीरज की जगह मुझ पर कर देता, मुझे कुछ हो जाता कोई बात नहीं, पर धीरज का दर्द मुझसे सहा नहीं जाता। प्लीज अपने आप को संभालिए प्लीज। ये आपके हाथ को क्या हुआ? सर वो थोड़ा सा एसिड छलक के मेरे हाथों पर आ गया था तो मैंने दवाई लगाई है सर मैंने सेम ऑइंटमेंट धीरज के फेस पर भी लगाई थी ताकि बर्न का इफेक्ट ज़्यादा ना हो। थैंक गॉड आपने उन्हें फर्स्ट एड दी थी मिसेस अरोड़ा। उनकी सिर्फ बाहर की स्किन बर्न हुई है, अंदर की स्किन बच गई है। तो क्या हम धीरज का बयान ले सकते हैं? इम्पॉसिबल। उनकी जीभ पे एसिड का इफेक्ट हुआ है, वो बोल नहीं सकते। बोल नहीं सकते तो लिख तो सकते। दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। वो जब फेस पे एसिड गिरा तो उन्होंने अपने हाथ से उसको छुआ था तो उंगलियां सारी बर्न हो गई है। इट विल टेक टाइम। कितना? करीबन 7 से 10 दिन तो लग ही जाएंगे जीभ को हील होने के लिए। डिपेंड करता है उनकी बॉडी मेडिसिन को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। मिसेस अरोड़ा, आप हॉस्पिटल के अकाउंट डिपार्टमेंट में 5 लाख रुपये जमा कर दीजिए। 5 लाख? अब ये ट्रीटमेंट और प्लास्टिक सर्जरी में इतना खर्चा तो हो ही जाएगा। सर हमारे सारे अकाउंट्स धीरज ही हैंडल करते हैं। अकाउंट्स में इतने पैसे हैं या नहीं मुझे नहीं पता, और सर अगर हैं भी तो उन्हीं के सिग्नेचर्स लगेंगे चेक से निकालने के लिए। हाँ, आपके पति क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं?
नहीं सर, हम लोग क्रेडिट कार्ड्स नहीं यूज़ करते। वेल, जो भी है कोई ना कोई सॉल्यूशन तो आपको ढूंढना होगा, और वो भी बहुत जल्दी। धीरज अरोरा पर हुए एसिड अटैक के बाद स्वाति अरोरा की मुश्किलें और भी बढ़ रही थी। इस हादसे तक ये मिस्टर एंड मिसेस अरोरा बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब वो एक भयानक जुर्म का शिकार हो गए थे। और फिर हमेशा की तरह वही सवाल मेरे दिमाग में उभरा कि क्या इस अरोरा दंपति को इस होने वाले जुर्म की दस्तक मिली थी? जरूर मिली होगी, लेकिन वो उस दस्तक से सतर्क नहीं हुए, सचेत नहीं हुए, और नतीजा हुआ धीरज अरोरा पर उनकी ही सोसाइटी की गार्डन में हुआ एसिड अटैक। तू यहाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? नहीं नहीं पिताजी, पिताजी एक बार मेरी बात तो सुनिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। कौन है जी? सर धीरज अरोरा, जिस पर रात में एसिड अटैक हुआ था, उसके बिल्डिंग के कंपाउंड से ही एसिड की बोतल मिली है। पता करो ये एसिड की बोतल किस दुकान से खरीदी गई, आसपास के एरिया में पता करो। जी सर। और सर धीरज अरोरा के बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। नहीं मोरे, कोई और एंगल नहीं है क्या? यहां से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। नहीं सर, सिर्फ इस गेट के पास के सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है। गार्डन के पास जो सीसीटीवी कैमरा है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। सोसाइटी वाले मेंटेनेंस किस बात का लेते हैं? एक काम करो, जरा रिवाइंड करो इसको ना, एक पॉज करो। अभी वो बाइक के नंबर पे जूम करना जरा, नंबर नोट कर लो और देखो ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सर वायरलेस पे अभी भी खबर आई है कि मलाड के बैक रोड वाले जंगल में डेड बॉडी मिली है। किसकी? सर चेहरे से कुछ पता नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा एसिड से बुरी तरीके से जल गया है। सर ऐसा लगता है कि ये लाश 2 दिन से यहाँ पड़ी हुई है। आइडेंटिटी? सर पॉकेट में तो कुछ भी नहीं मिला। आसपास किसी को पूछा? सर फेस एसिड से पूरी तरह से जल गया है, जिसकी वजह से कोई पहचान नहीं पा रहा है। बॉडी की इन्फॉर्मेशन आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं, शायद कहीं किसी ने कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की हो। पंचनामा करो और पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर मलाड बैक रोड के जंगल में जो बॉडी मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत 23 जुलाई को हुई है और चेहरे पे एसिड ही फेंका गया था। मौत का कारण लिखा गया है एंजाइटी, मतलब एसिड अटैक से बेचारा डरकर ही मर गया। सर बॉडी के डिटेल्स को आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज दिया है, लेकिन अब तक कहीं भी कोई मिसिंग कंप्लेंट या कोई इंक्वायरी रजिस्टर नहीं हुई है। उनको बोलना मॉर्ग में बॉडी 1-2 दिन और रहने दो, वेट करने को बोलो उनको। क्या है ना मोरे, ये बंदा और धीरज अरोरा, इन दोनों केसेस में एक सिमिलैरिटी है, एसिड। अच्छा, ये दोनों क्राइम्स एक दूसरे के 1-2 दिन आगे पीछे ही हुए हैं। हो सकता है इन दोनों क्राइम्स में कुछ कनेक्शन। सर इत्तेफाक भी तो हो सकता है। कहाँ इस आदमी की बॉडी वहाँ मलाड के बैक रोड के जंगल में मिली है और कहाँ धीरज अरोरा की उसकी बिल्डिंग में अटैक हुई है। इत्तेफाक भी कभी कभी सच होते हैं मोरे। अच्छा वो बाइक का क्या हुआ जिसके ऊपर वो बाइकर्स आए थे एसिड अटैक करने वाले? मिस्टर एंड मिसेस अरोरा? सर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन शाम तक मिल जाएगी। शाम तक? जल्दी करो यार, शाम तक क्या, जल्दी बोलो उनको। सर उस बाइक के ओनर का पता चल गया है जिस पे सवार होकर उन 2 लोगों ने धीरज अरोरा पे एसिड फेंका था। सलीम दुरानी। जी साहब, मैं सलीम दुरानी। ये बाइक आपकी है? जी साहब। और ये दुकान? सब दुकान भी मेरी है। ये तुम्हारे यहाँ से खरीदा गया? जी साहब, ये मेरी दुकान। चलो। क्या हुआ सर? बाकी की बातें थाने में करेंगे। सलीम दुर्रानी। मोरे देखो, फोटो देखो। इन दोनों को देखा है?
नहीं जानते? नहीं साहब, ऐसा खींच के मारूंगा ना, इधर का गाल उधर हो जाएगा। इन दोनों पर एसिड अटैक हुआ है, तेरी एसिड की दुकान है। सच बता, तूने खुद फेंका या किसी और से फेंकवाया? बोल। सब कसम खुदा की, ऐसा गुनाह मैं क्यों करूंगा? क्यों करेगा वो तो तू खुद बताएगा अभी। देख, ये बाइक तेरी है। जी साहब, 3 दिन पहले ये बाइक मेरी चोरी हो गई थी। एफआईआर दिखा। बाइक चोरी हुआ ना, कंप्लेंट किया ना, दिखा। साहब एफआईआर तो नहीं कराई, वो सब पुरानी बाइक है, मैं ज्यादा यूज नहीं करता था ना साहब ये बाइक। तुम जैसे लोगों की वजह से ना क्राइम रेट बढ़ता है। साहब मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ साहब, ना मैंने ये तेजाब किसी पे फेंकवाया, ना मैंने फेंका है साहब। तेरे दुकान में सीसीटीवी कैमरा है? मोरे मोरे रुको, पीछे लो। ये इन 2 लड़कों पे जूम करना जरा। कोई पहचान वाले लगते हैं क्या? नहीं सर, किसी रेगुलर बाइक चोरी गैंग के नहीं लगते। देख लो, जानते हो इन दोनों को? देखो। हाँ साहब, ये लोग कुछ दिन पहले ही मेरी दुकान पे आए थे। भैया एक एसिड की छोटी बोतल देना। किसकी? एसिड किस लिए चाहिए? संडास साफ करना है, पुराने जमाने का है ना, तो पीला पड़ चुका है। अच्छा, 1 सेकेंड। ये लो, ये चकाचक टॉयलेट साफ कर देगा। अरे एसिड की दुकान चलाते हो ना तुम? तुमको इतना भी मालूम नहीं ऐसे किसी को भी एसिड बेचना अपने आप में क्राइम है? साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा साहब। जाओ अभी, और हाँ, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता शहर छोड़कर जा नहीं सकते, समझे? जी साहब। मोरे, जरा इसके कॉल डिटेल्स निकालना और अपने खबरियों को कह देना कि इस पर नजर रखें। हो सकता है ये दोनों लड़के इसी के हो सर। और इस वीडियो से इन दोनों के फोटोग्राफ्स बनाओ और हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। और ये जितने बाइक चोरी वाले गैंग है ना, उनके लोगों से भी पूछताछ करो। इस बाइक का नंबर भी सर्कुलेट करो, साला कहीं से तो इनके बारे में कुछ पता चले। सर, साधारण सा लगने वाला धीरज अरोरा एसिड अटैक केस बहुत ही पेचीदा होता जा रहा था। अगर वो 2 चोर पकड़े जाते, लेकिन वो दोनों फरार थे और चूंकि वो नए चोर थे, उनकी कोई भी हिस्ट्री, उनकी कोई भी पहचान हमारे पास नहीं। अगर उस लावारिस लाश की पहचान हो जाती तो शायद हमें ये पता चलने में आसानी होती कि क्या उस मर्डर में और धीरज अरोरा के केस में कोई कनेक्शन है या नहीं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था। ऐसे में हमारी सारी उम्मीदें टिकी थी खुद धीरज अरोरा पर, यानी उसके ठीक होने पर। मैडम प्लीज आप इतने पैसे तो लीजिए, आप मेरे पति का इलाज तो शुरू कीजिए। देखिए मैडम, आप समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग पार्ट पेमेंट नहीं ले सकते, मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज आप एक बार आगे बात तो कीजिए ना। मिसेस अरोरा, क्या हुआ? सर वो धीरज के इलाज के लिए पूरे पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। मैंने बताया था ना, सारे पैसे उनके अकाउंट में और उनकी उंगलियां जल गई है तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैंने सारी ज्वेलरी बेच के बहुत मुश्किल से ये पैसे अरेंज किए, पर सर हॉस्पिटल वाले नहीं मान रहे। सॉरी सर, इट्स अगेंस्ट आवर पॉलिसी। मैडम, आपके कोई रिश्तेदार नहीं है जो मदद कर पाएंगे? मतलब आपके माँ बाप, सास ससुर? नहीं सर, मैं अनाथ हूँ और मेरे सास ससुर मुझसे नफरत करते हैं। उन्होंने मदद करने के लिए मना कर दिया। हमारे बेटे ने जिस दिन तुझसे शादी की थी ना, उस दिन वो हमारे लिए मर गया था। हमें सुनने में आया कि आपकी अपने बेटे और बहू से ज्यादा बनती नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं अरोरा साहब कि आपने अपने बहू पर एसिड अटैक करने की सुपारी दे दी और अटैक हो गया गलती से आपके बेटे पर? कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हम भगवान से डरने वाले लोग हैं, इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते हम। तो अपनी ही बहू से इतनी नफरत क्यों? बहू? इंस्पेक्टर साहब, सच तो यह है कि हमने उसे कभी अपनी बहू माना ही नहीं। बस मेरे मना करने के बाद भी तूने इससे शादी की, इसके माँ बाप का पता नहीं, जाति धर्म का पता नहीं, ऐसे अपने घर की बहू नहीं मानूंगा। लेकिन अब इन सब बातों को 1 साल हो गया। आज आपके बेटे को आपकी जरूरत है।
अगर बेटा ही नहीं रहा तो इस पैसे का क्या करेंगे आप? इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमें गुस्सा खत्म कर देना चाहिए। और वैसे भी कुछ दिन पहले धीरज तो माफी मांगने आया ही था ना। मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है धीरज। अब हम लोग फैसला कर चुके हैं बेटा, हम अपना बिजनेस वाइंड अप कर देंगे और सब कुछ ट्रस्ट को देकर हम दोनों हरिद्वार चले जाएंगे। अरे पर डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना बसा बसाया बिजनेस आप ऐसे कैसे बांट सकते हैं? देखो, आई एम सॉरी, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है। देखिए, इसीलिए मुझे अभी भी लग रहा है कि आपको अपनी बहू पर एसिड अटैक करवाना था और गलती से हो गया बेटे पर। इंस्पेक्टर साहब, अब बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं और मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि हम इतनी नीच हरकत नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये तो हम पता लगा कर रहेंगे। फिलहाल बस एक काम कीजिए, हॉस्पिटल चले जाइए, वरना बेटे से हाथ धो बैठेंगे। इस अनिल अरोरा को अभी अपने रडार पर रखना, उसके कॉल डिटेल्स निकालो और हाँ, ये पता करो कि वारदात की रात उसकी मोबाइल लोकेशन क्या थी और उसके ज़रा बैंक डिटेल्स भी निकालना। इसको अभी हम क्लीन चिट नहीं दे सकते। हो सर। स्वाति जी, अब कैसा है धीरज? ठीक है धीरज, और हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, धीरज। आप? मैं उसकी गर्लफ्रेंड। जी? जी, हमारी शादी होने वाली। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ। आपने क्या नाम बताया था अपना? श्रेया। आपको बांगूर नगर पुलिस स्टेशन में आके हमसे मिलना होगा। सर, मेरा और धीरज का पिछले 6 महीने से अफेयर था और हम दोनों शादी करने वाले थे। और ये बात किस किस को पता थी? सर, मुझे और धीरज को। इनफैक्ट वो तो स्वाति से डिवोर्स लेने ही वाला था। श्रेया, मेरा घर और बिजनेस दोनों मेरे और स्वाति के नाम से जॉइंट है। बस एक बार मॉम डैड से बात करके ये स्वाति के साथ का सेटलमेंट वर्कआउट कर लो, फिर स्वाति को भी डिवोर्स दे दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ श्रेया जी कि आपको बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि ये धीरज आपको सिर्फ टहला रहा था, आपसे शादी करने का तो कोई इरादा था नहीं, और इसीलिए उस गुस्से में आपने ही वो एसिड अटैक करवाया? मैं ये सब क्यों करूंगी? मैं तो धीरज पे ट्रस्ट करती हूँ और धीरज मुझसे शादी करने वाला है। इनफैक्ट स्वाति इज ए चीट। अरे नहीं भी होगा तो घर जाकर उस धोखेबाज को झेलूंगा कैसे? कौन धोखेबाज? मेरी बीवी स्वाति, और कौन? क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? शादी होते ही प्रॉपर्टी बांट दी, हनीमून पे फॉरेन ले गया, साली ने मुझे ही चीट किया, वो भी एक 2% के एग्जीक्यूटिव के लिए। सर, मुझे नहीं लगता कि धीरज का किसी के साथ कोई अफेयर हो सकता है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं सर। और आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं? आपका किसी के साथ कोई अफेयर? सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है और ना कभी था। राजीव गौड़ कौन है? सर, वो तो दोस्त है। जब मैं धीरज के लिए लोन की बात करने गई थी तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी। हेलो मैम, हाय, दिस इज राजीव कौर, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो मुझे लोन के बारे में पूछना था। श्योर, डेफिनेटली, आइए ना प्लीज। तो अब आपकी राजीव गौड़ से वो दोस्ती अब नहीं है? नहीं सर, इनफैक्ट उनका तो बैंगलोर वाली ब्रांच में ट्रांसफर हो गया और वो बैंगलोर में ही है। कहीं ऐसा तो नहीं स्वाति जी कि आपको भी जाना तो बैंगलोर ही था, इसीलिए आपने आपके पति पर ये एसिड अटैक करवाया ताकि रास्ते का कांटा निकल जाए और आप बैंगलोर? सर, आप इतनी इनसेंसिटिव बात कैसे कर सकते हैं? मेरे पति की हालत खराब है, मैं उनके पीछे मरी जा रही हूँ। सर, सब कुछ तो आपके सामने है और आप फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आप ये राजीव का नंबर लीजिए। सर, आप उनसे बात कर लीजिए। वो वहीं बैंगलोर में है, वो अपनी दुनिया में खुश है और मैं अपनी दुनिया में, और मेरी दुनिया सिर्फ धीरज है। सर, उन दोनों लड़कों ने जिन्होंने सलीम दुरानी की बाइक चोरी की थी और शायद धीरज पर एसिड अटैक किया था, वो मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक पेट्रोल पंप पे देखे गए थे। ये देखिए सर, ये उस पेट्रोल पंप के पीछे का सीसीटीवी फुटेज।
पिंटू और बबलू के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमारी टीम इस धीरज अरोरा केस में दोबारा प्रोएक्टिव हो गई। एक बात तो क्लियर थी, मुंबई में धीरज अरोरा पर एसिड अटैक करने के बाद ये दोनों अहमदाबाद की तरफ भागे थे। अब हमारी टीम ये पता करने में जुट गई थी कि क्या ये दोनों अहमदाबाद गए थे या रास्ते में ही हाईवे से कट कर किसी और गांव या शहर में छुप गए थे। सर, श्रेयापन के कॉल रिकॉर्ड्स वो सच कह रही है। वो और धीरज अरोरा रेगुलर टच में थे और दोनों के बीच लंबी लंबी बातें होती। मोरे, वो स्वाति अरोड़ा का दोस्त क्या नाम है उसका? राजीव गौड़। राजीव गौड़, उसके बारे में कुछ पता चला? सर, मेरी रिक्वेस्ट पे बेंगलोर पुलिस इस राजीव के बेंगलोर ब्रांच के ऑफिस गए थे, तो ब्रांच मैनेजर ने कहा कि राजीव ने वहाँ ज्वाइन तो किया है लेकिन फिलहाल शिफ्टिंग के लिए छुट्टी पे है। ब्रांच मैनेजर को कहा है बेंगलोर पुलिस ने कि जैसे ही वो आए बेंगलोर पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। एक काम करना, ये स्वाति और राजीव, इन दोनों के भी कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल निकालो। मुझे ज़रा एक अलग ही डाउट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस राजीव ने सिर्फ बेंगलोर जाने का नाटक किया, दिखाने के लिए ड्यूटी ज्वाइन कर ली और अब शिफ्टिंग के नाम पे छुट्टी लेकर वो मुंबई वापस आ गया और फिर उसी ने धीरज पर अटैक करवाया। क्वाइट पॉसिबल सर। ठीक है सर। स्वाति जी, आपने कहा था कि आप राजीव गौर से बिल्कुल टच में नहीं है, लेकिन आपके कॉल रिकॉर्ड्स ये दिखा रहे हैं कि आप दोनों के बीच हाल ही में बातचीत हुई है। ये कैसे? ये उन्होंने मुझे कंडोलेंस के लिए कॉल किया था। उन्हें उनकी कंपनी में किसी ने धीरज पे हुए एसिड अटैक के बारे में बताया। ओ, लेकिन मेरी एक थियरी है स्वाति जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस राजीव ने जलन के मारे आपके हस्बैंड पर एसिड अटैक करवाया? आपको क्या लगता है? सर, पर राजीव ने तो यही बोला कि जब से वो बैंगलोर गए हैं तब से वो मुंबई आए नहीं हैं। बाकी आपने अपनी ओर से तो चेक किया ही होगा सब। जी बिल्कुल किया है, और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक भी वो बैंगलोर में ही है। अरे सर, मुझे निकलना होगा, मुझे धीरज के लिए खाना लेकर जाना है। जी। सर, थैंक यू सर, मेरे सास ससुर को मनाने के लिए। अगर आप नहीं होते तो धीरज का इलाज नहीं हो पाता और मुझे मेरा मंगलसूत्र वापस नहीं मिल पाता। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस होती ही मदद के लिए। सी यू। सर, ये स्वाति श्रेया पंत वो धीरज की गर्लफ्रेंड के बारे में जानते हुए भी उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ऐसे बीवी को डिवोर्स देने के बारे में धीरज सोच भी कैसे सकता है? अब समझ में आया कि हमारे बेटे ने हमसे ऐसा क्यों कहा। मुझसे गलती हो गई। देखो, आई एम सॉरी, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है। हमें लगता है कि अब इसे बुद्धि जरूर आ जाएगी। अब्बा जी, मम्मी जी, आप दोनों प्लीज थोड़ी देर बाहर बैठिए। ये हमारा आपस का हस्बैंड वाइफ का मामला है। मैडम, कई बार मौत को करीब से देखने के बाद आदमी बदल जाता है। सर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये वही धीरज है जिसने स्वाति को डिवोर्स देना था तो सबूत इकट्ठा करने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया। प्राइवेट डिटेक्टिव? यस सर। आपको उसका नाम पता? सुनील सिंह। सुनील सिंह? जी सर, एक सुनील सिंह प्राइवेट डिटेक्टिव को मैं जानता हूँ। अगर ये डिटेक्टिव वही है तो फिर उससे बातचीत हो सकती है। बुलाओ इसे। लीजिए सिंह साहब, चाय आ गई। ब्लैक टी गुड फॉर हेल्थ। थैंक यू। रियली? या प्लीज। ये तो बहुत कड़वी है। पुलिस की जो है। बताइए सर। जी हाँ, ये सच है कि धीरज के कहने पर मैंने स्वाति की जासूसी की थी। तो वो सारे फोटोग्राफ्स? सर, केस खत्म, फाइल बंद, मैंने सब जला दिया। वेल, अब मैं जाऊं? यू नो सर, आई एम द बिजिएस्ट डिटेक्टिव इन मुंबई। ऑफ कोर्स।
लेकिन आपको वापस आना पड़ेगा। अगली बार जब आप आएंगे तो हमारे यहाँ की एक स्पेशलिटी खिलाऊंगा मैं आपको। श्योर, एनी टाइम। नाइस मीटिंग। सर इस सिंह से तो हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एक बात हमें पता चली मोरे, ये राजीव गौर स्वाति के लिए एक दोस्त से ज्यादा बहुत कुछ है। पर सर फिर आइडियली तो धीरज ने राजीव पे या स्वाति पे या इन दोनों पे एसिड अटैक करवाना चाहिए था, लेकिन ये दोनों तो ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि इस सिंह को और भी बहुत कुछ ज्यादा पता है, लेकिन हमें बता नहीं रहा। इसके कॉल डिटेल्स या मोबाइल लोकेशन डिटेल्स निकालेंगे तो उससे कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो उनको मैनिपुलेट करता ही होगा। इसकी कुंडली निकालने के लिए इसके बैंक अकाउंट के डिटेल्स निकालो। सर अच्छा, उस लाश का क्या हुआ जो मालाड के बैक रोड पे मिली थी? सर अब तक उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और राजीव गौर? सर इस राजीव गौर ने अब तक बैंगलोर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन वो है तो बैंगलोर में ही ना। जी सर, स्वाति ने बताया था कि जब उसकी बात हुई थी राजीव से वो बैंगलोर में था, और उसके मोबाइल लोकेशन के हिसाब से भी वो बैंगलोर में ही था। नहीं, बहुत हो गया। बैंगलोर पुलिस को बोलो कि उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस करे और उठा ले उसको इंटरोगेशन के। जी सर। राजीव गौर? अरे हाँ बाबा, मैं भूल गया आज सुबह गोली, घर पे ही भूल गया। इधर मंगा तो इधर है केमिस्ट बाजू में। चलो तुम रखो फोन चौबा, चलो रखो, बाय बाय बाय। हाँ सर, बैंगलोर पुलिस ने बताया कि राजीव गौर लापता है। लापता है? तो इतने दिन से फोन पे बात कौन कर रहा है? सर राजीव ने अपना फोन अपने एक दोस्त उत्तम पॉल को दिया था, और वही सबसे राजीव गौर बन के बात कर रहा था। क्यों? तो उसने कहा कि राजीव ने ही उसे ऐसे करने के लिए कहा। इसका मतलब ये राजीव गौर बहुत पहले से ही बैंगलोर से निकल चुका है, और अगर वो बैंगलोर में नहीं है तो वो जरूर मुंबई में ही होगा। सर, डिटेक्टिव सिंह को राजीव गौर के अकाउंट से भी पैसे ट्रांसफर हुए थे। सर, डिटेक्टिव सिंह के बैंक अकाउंट डिटेल्स। सिंह साहब, आप पिछली बार यहाँ आए थे तो मैंने आपको कहा था कि हमारे यहाँ की एक और स्पेशलिटी मैं आपको खिलाऊंगा। ये लीजिए, वड़ा पाव विद तीखी हरी मिर्च। नो सर, नो फ्राइड स्टफ फॉर मी। अरे सिंह साहब, क्या बात कर रहे हैं? मुंबई में कभी कोई वड़ा पाव को ना नहीं कहता। प्लीज 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 लीजिए, आई इंसिस्ट प्लीज। ही इज इंसिस्टिंग। थैंक यू। राजीव गौर ने आपको किसी की जासूसी करने के लिए कहा था। किसकी? धीरज अरोड़ा की। बड़े कमाल के डिटेक्टिव हैं आप। मतलब किसी के कहने पर आप किसी की जासूसी करते हैं, फिर आप उसी को बताते हैं कि ये बंदा तुम्हारी जासूसी करवा रहा है, और आप उससे भी पैसे ऐंठते हैं। क्या करें सर, धंधा है हमारा। और ये बात हमको बताना आपने जरूरी नहीं समझा। वो क्या है ना सर, वकीलों से सीखा है, जितना पूछे उतना बोलो। आपने पूछा नहीं, हमने बोला नहीं। तो इस राजीव गौर ने धीरज अरोड़ा की जासूसी करने के लिए आपको क्यों कहा था? मैं बस कंफर्म करना चाहता हूँ कि राजीव अरोड़ा कैसा आदमी, क्या रियलिटी में वो अपनी वाइफ के साथ लॉयल है या फिर उसका भी किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। सोचो, स्वाति इस हरामखोर के लिए मरी जा रही है। बस इतनी कहानी है। अब मैं चलूं सर, क्योंकि यू आर द बिजिएस्ट डिटेक्टिव इन मुंबई। राइट यू आर। मिलते सर। मोरे, अपने किसी खबरी को इस पर नजर रखने के लिए बोला। ये शाना अभी भी हमसे कुछ छुपा रहा है। और इस राजीव गौर का जो मुंबई का फ्लैट है वहां पर चेक करो, शायद कुछ पता चले। ओ सर। छुपे रहो, बाहर कहीं मत निकलना।
खतरे के बादल और घने होते जा रहे हैं, समझे? सर राजीव गौर अपने मुंबई के एड्रेस पे भी नहीं मिला और उसके पड़ोसियों ने भी यही कहा कि वो बैंगलोर शिफ्ट हो गया है। अरे वो जो एसिड अटैक वाली लाश मिली थी उसको क्लेम करने के लिए कोई आया क्या? नहीं सर, उस बॉडी की अब तक कोई भी लीड नहीं मिल पाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लाश राजीव गौड़ की है? इट इज़ पॉसिबल, हो सकता है। देखो मेरी एक ना बहुत ऐसी एक फारफिश थियरी है। ऐसा हो सकता है कि ये राजीव गौर स्वाति का यानी कि धीरज अरोरा की बीवी का आशिक था, तो ऑब्वियसली वो धीरज अरोरा से जलता होगा और धीरज अरोरा को ये पता चल चुका था कि राजीव गौर उसकी बीवी का आशिक है, वो राजीव गौर से जलता था। अब धीरज अरोरा पर जो एसिड अटैक हुआ उससे एक रात पहले धीरज अरोरा ने राजीव गौर को एसिड अटैक में ही मरवा दिया, लेकिन मरने से पहले राजीव ने धीरज की सुपारी दे दी थी, इसलिए फिर धीरज पर भी एसिड अटैक हो गया। लेकिन सर ये इतनी बड़ी थियरी हम प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव तो तभी होगा जब उस लाश की पहचान होगी। एक काम करो, उस लाश के फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स राजीव गौर के फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स से मैच करो। राजीव गौर के सारे रिकॉर्ड्स तुमको आधार कार्ड ऑफिस से मिल जाएंगे। सर राजीव गौर के बायोमेट्रिक्स उस बॉडी से नहीं मिल रही जो हमें मलाड बैक रोड के जंगल में मिली थी। तो फिर ये बॉडी किसकी है? किसी घनीराम सोनी की। भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है। उसकी बीवी ने वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर की थी। बॉडी को राजस्थान पुलिस को हैंडओवर करने के लिए प्रोसीजर शुरू कर दिया है। एक बार फिर धीरज अरोरा केस में हम अटक गए थे। राजीव गौर कहाँ था? धीरज अरोरा पर एसिड अटैक किसने करवाया? वो लड़के जिन्होंने सलीम दुरानी की बाइक चुराई थी और शायद जिन्होंने धीरज अरोरा पर एसिड अटैक किया था वो कहाँ थे? इन सारे सवालों ने हमें जकड़ लिया था और इनके जवाब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। अबे यार दमन में पक गए यार, कुछ है ही नहीं इधर मजा करने का। चलते हैं उदयपुर, मजा आएगा। रुक जा, गाड़ी रोक, लाइसेंस दिखा। रमाकांत, गाड़ी के अंदर डालो। ये लोग मुंबई से भागे हुए चोर हैं। चलो चलो। लाइसेंस नहीं दिया, जेल में डालेंगे साहब। सर वो दो चोर जिन्होंने सलीम दुरानी की बाइक चुराई थी और शायद धीरज अरोरा पे एसिड अटैक किया था, दोनों दमन में पकड़े गए। फौरन दमन जो उनको लेकर आओ मुंबई। सर हेलो, कैसी तबीयत है इनकी? काफी बेहतर है। सर पूछ रहे हैं कुछ पता चला किसने इनके साथ इतनी घिनौनी हरकत की? अभी तक तो नहीं चला, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। ये क्या बेटा, तू दाल चावल खा रहा है? मैं तेरे लिए मटन का सूप लेके आई हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना? साहब साहब, वो धीरज एसिड अटैक के बाद अचानक से अजीब सी हरकतें कर रहा है साहब। समझ में नहीं आया साहब, मुझे लगा कि तबीयत खराब है शायद, इसलिए ये सब ऐसा है, लेकिन बात बात पर झुंझला रहा है। हमारी इज्जत नहीं कर रहा है और नॉनवेज से ऐसी नफरत कर रहा है जैसे जिंदगी में उसने कभी नॉनवेज खाया ही नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? साहब मैं एक माँ हूँ और माँ होने के नाते मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि मेरा बेटा अचानक से ऐसे बदल जाएगा। साहब कुछ तो गड़बड़ है साहब। एक्सक्यूज मी। हाँ ओके, मैं आ रहा हूँ। देखिए मुझे अभी अर्जेंटली निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं दोबारा आप लोगों से कांटेक्ट करूँगा। या थैंक्स।
कुछ नहीं किया बस 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 चले चल, कोई नाटक नहीं, कोई स्टोरी टेलिंग नहीं, अब सीधा मुद्दे पे आने का। धीरज अरोरा से तुम लोग का क्या कनेक्शन है? उसके ऊपर एसिड क्यों फेंका? हाँ सर हमारा कोई कनेक्शन नहीं, जो भी किया सर हमने सिर्फ पैसों के लिए किया था सर। मोरे फोटो दिखाओ इनको, ये फोटो देखो और बताओ इनमें से किसने सुपारी दी थी? कौन था? अरे एक दूसरे का थोपड़ा ना, इधर देखो, कौन था इनमें से? नहीं साहब, हम इनमें से किसी को नहीं जानते। हाँ सर। अरे इनमें से कोई भी नहीं था तो कौन था? साहब वो टोपी लगाता है ऐसे गोल सा और हाथ से पाइप पीता रहता है। डिटेक्टिव सिंह। टाइम याद रखना, ठीक 9 बजे, शांति गार्डन सोसाइटी के गार्डन में। ओके, हो जाएगा सर। सर हम उसी दिन एसिड खरीदने के लिए सलीम के यहाँ गए, तभी हमारी नज़र उसकी बाइक पे पड़ी। फिर हमने प्लान किया कि हम उसकी बाइक चुरा लेंगे और अगली सुबह हमने उसकी बाइक चुरा ली और अगले दिन हम रात के 9 बजे धीरज की बिल्डिंग में पहुंच गए। और वो घनीराम सोनी, फोटो दाखवा ना, इसको क्यों मारा? हाँ हमने नहीं मारा साहब। तो तुम्हारी मोबाइल लोकेशन मर्डर स्पॉट की क्यों है? सच बताओ वरना इतनी मिर्ची खिलाऊंगा ना तुम लोगों को, मिर्ची खा खा के मर जाओगे। रिका में क्यों नहीं मिर्ची? नहीं साहब बता रहे सिंह साहब ने बोला था कि उसी एरिया में किसी के चेहरे पे एसिड फेंक देना। और सर एक और बात, हमने धीरज अरोड़ा के ऊपर एसिड नहीं फेंका था, सिर्फ कलर वाला पानी फेंका था। नॉट पॉसिबल इंस्पेक्टर, वो एसिड का ही अटैक था। उनके चेहरे पर एसिड के बर्न्स है। हम सच बोल रहे हैं साहब, हमने पानी फेंका था। सिंह साहब ने हमें पानी फेंकने के लिए ही कहा था। जी हाँ सर, मैंने उनसे पानी फेंकने को कहा था और किसी एक पर एसिड। ऐसा क्यों किया आपने? सर मुझे राजीव गौर ने कहा था और उसने इस काम के लिए मुझे पैसे दिए थे। राजीव गौर कहाँ है? सर केस खत्म होने के बाद मैं अपने क्लाइंट्स के टच में नहीं रहता, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आप फंस चुके हैं मिस्टर सिंह, आपने जुर्म किया है, चार्जशीट में आपका भी नाम आएगा। तब तक हमारे मेहमान बने रहिए, बहुत बिजी रह लिए आप, सरकारी खर्चे पे आराम कीजिए। इस डिटेक्टिव सिंह ने जो बताया उससे एक बात तो साफ है कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड ये राजीव गौर ही है। लेकिन ये सब इसने किया क्यों? इसका क्या फायदा है? पर वो तो गायब भी है। मैं एक माँ और माँ होने के नाते मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि मेरा बेटा अचानक से ऐसे बदल जाएगा। साहब कुछ तो गड़बड़ है साहब। हेलो डॉक्टर राव। सर हमारे कहने पे डॉक्टर दर्पण ने धीरज अरोरा का रेटिना स्कैन किया और उसके रेटिना स्कैन के इमेज को उसके आधार कार्ड डिटेल्स के साथ मैच किया। सर ये देखिए रिपोर्ट। चलो मोरे, धीरज अरोरा से मिलते हैं। ये ले बेटा, आज मैं तेरे लिए वेज सूप लाई हूँ। मुझे सिंह ने बता दिया था कि धीरज मुझे डिवोर्स देकर वो श्रेया से शादी करना चाहता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे राजीव से प्यार था, पर मुझे धीरज की प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो मैंने एक प्लान बनाया। मेरे पास एक प्लान है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उन्हें लगेगा कि राजीव मर गया और अगले दिन राजीव के चेहरे पर भी एसिड फेंकवाते हैं, पर वो एसिड नहीं होगा, वो पानी होगा। और जैसा मैंने फिल्म में देखा था, मैं एसिड में पेट्रोल मिला के तुम्हारे चेहरे पर लगा दूंगी, चेहरा भी जल जाएगा और जान भी नहीं जाएगी। फिर प्लास्टिक सर्जरी से राजीव का चेहरा धीरज जैसा हो जाएगा। सबको लगेगा कि ये धीरज ही है और हम पूरी जिंदगी साथ में बिता सकते हैं। फिर प्लान के मुताबिक हमने वैसा ही किया। रात के अंधेरे में गुंडों ने राजीव के चेहरे पर पानी फेंका और चेहरा जलने का बहाना करके हम ऊपर फ्लैट में चले गए। चेहरे के साथ साथ उंगलियों पर भी थोड़ा लगा दिया ताकि फिंगरप्रिंट और सिग्नेचर का लफड़ा ना हो, और अपने हाथ पर भी थोड़ा डाल लिया ताकि किसी को शक ना हो।
पुलिस को गुमराह करने के लिए आपने राजीव का फोन बेंगलोर में ही छोड़ा, उसके एक दोस्त के पास। लेकिन हमें पता चल गया कि राजीव बेंगलोर में नहीं है। लेकिन एक बात हमें अब तक पता नहीं चली है स्वाति, आपके असली पति धीरज अरोरा वो कहाँ है? उसे तो मैंने और राजीव ने पहले ही मार दिया था और बोरीवली के जंगल में फेंक दिया। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ स्वाति, ये सारे आइडियाज तुमको आए कहाँ से? मैंने एक फिल्म में देखा था। फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो फिक्शन होता है, फिक्शन। लेकिन तुम्हारी नासमझी की वजह से 2 लोगों की जान गई और ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी। नाउ आई विल सी टू इट कि तुम जिंदगी भर जेल में सड़ो। स्वाति की बताई हुई जगह पर हमें धीरज अरोरा की डेड बॉडी मिल गई। स्वाति को अरेस्ट कर लिया गया। आज भी उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। राजीव गौर के जख्म अभी भी भरे नहीं हैं और इसलिए मेडिकल ग्राउंड्स पर वो आज भी अस्पताल में है। लेकिन जैसे ही हमें डॉक्टर से क्लियरेंस मिलेगा, घनीराम सोनी और धीरज अरोरा के मर्डर केस में उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूँ। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें